गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम चैप्टर 8 पढ़ेंगे एवरेस्ट की चुनौती। ये मेजर हरिपाल सिंह आहलूवालिया के द्वारा लिखा गया है। एवरेस्ट की चुनौती नामक पाठ में संसार के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर पर ध्वज फहराने में मेजर हरिपाल सिंह और उसके साथियों को क्या क्या कठिनाइयाँ उठानी पड़ी और एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचकर उन्हें जो सुखद अनुभूति हुई उसका वर्णन किया गया है। यह पाठ हमें ऐसे साहसिक कार्य की प्रेरणा देता है। आओ बच्चों इसको पढ़ें। एवरेस्ट संसार का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। ये आपको पता है कि एवरेस्ट जो है संसार का सबसे ऊंचा पर्वत है। यह समुद्र से 8,848 मीटर ऊंचा है कि इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। पहले क्वेश्चन, संसार का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? एवरेस्ट जो है वो संसार का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है और इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर। इसके उत्तर में तिब्बत है तथा दक्षिण में नेपाल। तिब्बती इसे चौमोलुंगमा अर्थात संसार की माता और नेपाली सगर माता के नाम से पुकारते हैं। यहाँ पे एक और क्वेश्चन है बनता है कि इसको किस किस नाम से पुकारा जाता है? तो तिब्बती से चौमोलुंगमा अर्थात संसार की माता और नेपाली सगर माता के नाम से पुकारते हैं। नेपाली भाषा में सगर का अर्थ है बर्फ होता है। 1849 में एक सर्वेक्षण दल को पहली बार यह पता चला कि यह संसार का सर्वोच्च पर्वत शिखर है, कि सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। उस समय इसे शिखर 15 नाम दिया गया। बाद में इसे एवरेस्ट कहा जाने लगा। इसे यह नाम भारतीय सर्वे विभाग के प्रमुख सर जॉर्ज एवरेस्ट के सम्मान में प्राप्त किया गया। सबसे पहले 1921 में ब्रिटिश पर्वतारोहियों, जो पर्वत पर पहाड़ चढ़ने वाले होते हैं उनको पर्वतारोही कहा जाता है, कि एक दल ने इसे शिखर पर चढ़ने का प्रयास किया, परंतु दक्षिण तिब्बत में उन्हें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। 3 महीने तक संसार के इस अज्ञात भाग की यात्रा करने के बाद वे इंग्लैंड वापस लौट गए। इसके दूसरे साल एवरेस्ट की चढ़ाई करने के लिए एक ब्रिटिश दल ने प्रयास किया, पर वह भी 8,321 मीटर की ऊंचाई तक ही पहुंच सका। इसके बाद तो अनेक दलों ने इस शिखर पर चढ़ने का प्रयत्न किया, किंतु सर्वप्रथम 1953 में शेरपा तेनसिंह और न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी को शिखर छूने में सफलता मिली। सबसे पहले कौन चढ़ा? 1953 में शेरपा तेनसिंह और न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी को शिखर छूने में सफलता मिली। इसी शिखर को छूने के लिए 26 मई 1965 को सवेरे बहुगुणा रावत, वीपी सिंह और मैं अगले आधार शिविर से शिखर के लिए चले। बहुगुणा और रावत एक रस्से में बंधे थे, वीपी सिंह और मैं दूसरे रस्से में। हमारे साथ सहायता के लिए 12 शेरपा थे। 12 शेरपा कौन थे? जो सामान ढोने वाले होते हैं। जब हम कैंप 4 में पहुंचे, सूरज डूब रहा था। मैं सारी रात करीब करीब जागता ही रहा कि मैं सोया नहीं, क्योंकि मैं जानता था कि सोते समय अगर मैंने करवट ली तो तंबू लुढ़ककर 3,000 फीट नीचे जा गिरेगा, क्योंकि वहाँ पे क्या था, स्थान की कमी थी, जिसके कारण वो जो तंबू थे वो एक पंक्ति में ही लगाए गए थे, जिसके मतलब उनके लगाने की जगह नहीं थी, थोड़ी कंजस्टेड जगह थी। अगर वो थोड़ा सा करवट लेते तो नीचे गिर सकते थे। सवेरे हम लोग ऑक्सीजन लगाए 10:15 बजे निकले। वहाँ सख्त काली चट्टानें थी या पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े थे। उन पर चढ़ना बहुत मुश्किल और थकाने वाला था। ठंडी हवाएं हमसे टकरा रही थी। जब हमें अपने तंबू दूर से फहराते दिखाई दिए तो हमारी जान में जान आई। शाम होने तक हम वहाँ पहुँच गए। यही स्विस, ब्रिटिश और अमेरिकी अभियानों के पुराने तंबू भी थे और उन पर तभी का कूड़ा कचरा भी जमा दिखाई दे रहा था। हम इन तंबुओं को आसानी से पहचान गए। हमारी ऑक्सीजन ख़त्म होती जा रही थी, इसलिए मैं इन तंबुओं में घुस गया और रात में उपयोग करने के लिए उनके कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर निकाल लाया। यहाँ वीपी सिंह बीमार पड़ गया
उनकी जगह फू दोरजी हमारे साथ आकर शामिल हो गया। यहाँ मैं यह बता दूं कि इस अंतिम शिविर से आगे हमें रात दिन ऑक्सीजन का इस्तेमाल करना था, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी के कारण हमें रात दिन अब ऑक्सीजन के सिलेंडर का ही प्रयोग करना था। दूसरे दिन 7:30 बजे सुबह हम आखिरी शिविर के लिए चले। अब मेरे साथ मेरे रस्से में फू दौरजी बंधा हुआ था। हमारे पीछे रावत, बहुगुणा और 7 शेरपा थे। हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते थे, हवाएं तेज़ होती जाती थी। 11:30 बजे हम इस पहाड़ी के उस हिस्से पर पहुंच गए जहां ढाल जरा कम थी। 8,512 मीटर की ऊंचाई पर यह हमारा अंतिम शिविर था। इस शिविर से आगे 450 मीटर लंबी एक पहाड़ी थी। एक पहाड़ी बहुत संकरी और तीखी की कम चौड़ाई वाली और तीखी थी। इसके दोनों ओर गहरे ढाल हैं। इसके दाहिनी तरफ एक बड़ा सा टुकड़ा निकला हुआ है। हमें इस बर्फ़ से सतर्क रहना होता था, क्योंकि इस पर पैर पड़ते ही टूटकर गिर सकती थी, कि वह बर्फ़ कच्ची होती थी, जिसके कारण हम पैर उसके ऊपर रखते तो वो टूटकर नीचे गिर सकते थे। मुख्य पहाड़ी पार कर हम दाईं ओर मुड़े। अब हमारे सामने इससे भी कठिन कार्य था, स्लेट की चट्टानों की एक विशाल दीवार को पार करना। इस पर हाथ पैर टिकाने की कोई जगह नहीं थी, कि हाथ पैर रखने की कोई जगह नहीं थी, क्योंकि फिसलन होने के कारण हम 5,000 मीटर नीचे तिब्बत में जा गिरते। इन चट्टानों पर हम थोड़े थोड़े चढ़ते रहे। आखिरकार ये काली चट्टानें ख़त्म हुई और हमने येलो बैंड क्षेत्र में प्रवेश किया। येलो बैंड क्षेत्र किसे कहते हैं? एक क्वेश्चन आपका यहाँ से ये बनता है कि येलो बैंड क्षेत्र किसे कहते हैं। इनकी चट्टानों में पीली पीली धारियाँ हैं, इसे येलो बैंड कहते हैं। कि जो चट्टानें हैं उसमें पीली पीली जो धारियाँ पाई जाती हैं उनको येलो बैंड कहते हैं। इन पर चढ़ना अपेक्षाकृत सरल था। इन्हें पार कर हम दक्षिणी शिखर के तल तक पहुँचे, जहाँ से बिल्कुल सीधी चढ़ाई शुरू हो जाती है। मेरे सिलेंडर की ऑक्सीजन कहीं से निकल रही थी, इसलिए मुझे सांस लेने में कठिनाई होने लगी। यह जानकर मैं बहुत चिंतित हुआ। मैंने देखा कि सिलेंडर से मुंह तक ऑक्सीजन ले जाने वाली नली में छेद हो गया है। यह छेद छोटा सा बूटों की कील से हुआ था। आसपास कहीं बैठने की कोई जगह नहीं थी, इसलिए फू दोरजी ने बर्फ़ काटकर एक छोटा सा प्लेटफॉर्म बनाया। यहाँ बैठकर मैंने टेप की सहायता से यह छेद बंद किया। अब हम खुश होकर आगे बढ़ने ही वाले थे कि मुझे लगा कि कोई आदमी हमारी ओर हाथ हिलाता हुआ, हाँफता हुआ बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा है। वह रावत था। उससे मालूम था कि बहुगुणा बीमार हो जाने से रुक गया है। उसे अकेले ही आगे आना पड़ा है। रावत को हमने अपनी रस्सी के बीच में जगह दे दी, और जो रस्सा केवल 2 व्यक्तियों के लिए था, उसी पर हम तीनों दक्षिण शिखर पर चढ़ने लगे। अभी तक कभी भी एक रस्से पर 3 व्यक्तियों ने एवरेस्ट की चढ़ाई नहीं की थी। 2 व्यक्तियों के साथ एक रस्से पर चढ़ना 3 व्यक्तियों की अपेक्षाकृत कहीं सरल होता है, इसलिए हमारी आगे बढ़ने की रफ्तार काफ़ी कम हो गई। धीरे धीरे बहुत सतर्कतापूर्वक हमने दक्षिणी शिखर के बड़े बड़े पत्थर पार किया। हम एकदम सीधे शिखर पर नहीं पहुँचे और शिखर से मुझे मीटर नीचे ही बाईं ओर मुड़ गए। इसमें बहुत वक्त लगा, क्योंकि एक बार में एक ही व्यक्ति चल सकता था। जब एक चलता तो अन्य दोनों संभल कर रस्से को थामे रखते। अब हम एक संकरी गली में पहुंच गए, जैसे मैंने इंडियाज़ डेन नाम दिया। कि संकरी गली को क्या नाम दिया गया? इंडियाज़ डेन नाम। यहाँ पहुंचकर हम बहुत प्रसन्न हुए। बेटा इस चैप्टर को आप पढ़ें, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं और अच्छे से रीड करें। इसमें से कई क्वेश्चन बन रहे हैं। धन्यवाद।